Hello everyone, welcome to the Bureaucrats Factory. My name is Varun Pradhan and in this lecture we'll be covering the Delhi Special Police Establishment Act 1946, which is popularly known as the CBI Act. So if you're preparing for civil services or any judicial services exam or CBI APP exam, this lecture is gonna be very beneficial for you all. तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये एक्ट और क्या क्या इसके प्रोविजंस हैं। सबसे पहले इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम देख लेते हैं कि कैसे ये एक्ट आया। तो स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट वाज सेट अप इन 1941 बाय द Government of India, which means the then British Government of India. It established SPE in 1941 because this was the time when World War II was going. ठीक है, तो World War II के टाइम पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये ज़रूरत लगी कि एक इस तरह की एजेंसी बनाई जाए जो कि इन्वेस्टिगेट करे केसेस से, कौन से केसेस से, ब्राइबरी और करप्शन के केसेस से। कहाँ पर? वॉर एंड सप्लाई डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के। ठीक है, ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट थे करप्शन को लेकर। करप्शन को कर्व करने के लिए उनके पॉलिसीज़ और उनके एक्ट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुआ करते थे, राइट। तो इसलिए 1941 में ये एक्ट बना, लेकिन 45 के आसपास वर्ल्ड वॉर II ख़त्म हो गया था। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा कि अभी भी आवश्यकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के अगेंस्ट यदि कोई इन्वेस्टिगेशन करना है ब्राइबरी और करप्शन के लिए, और इसके लिए दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट फोर्स में आया 1946 में। यानी कि ये प्री इंडिपेंडेंस वाला एक्ट है और इसका एस्टैब्लिशमेंट इंडिपेंडेंस के पहले ही हो गया था। ठीक है, फिर देश हमारा आज़ाद हुआ 1947 में, और उसके बाद जो नई गवर्नमेंट बनी इंडिपेंडेंट इंडिया की, उसने एक प्रोमulgation किया, एक ऑर्डिनेंस प्रोमulgate किया और सुपरिटेंडेंस जो है SPE का ट्रांसफ़र कर दिया होम डिपार्टमेंट के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसकी नोडल एजेंसी हो गई और साथ ही साथ इसको, इसके पावर्स को एक्सटेंड किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सारे डिपार्टमेंट्स पर। ठीक है, ये इसका एक छोटा सा बैकग्राउंड था। आगे बढ़ते हैं। फिर थोड़े टाइम बाद यूनियन टेरिटरीज़ के लिए भी इसका ज्यूरिसडिक्शन एक्सटेंड किया गया, फाइन, ठीक है, और स्टेट्स पर भी इसका एक्सटेंशन कर दिया गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ज़रूरी था स्टेट की कंसेंट। यदि स्टेट कंसेंट दे रहे हैं तो स्टेट्स पर भी इनका फंक्शन एक्सटेंड किया जा सकता है, ये बात कही गई। फिर 1963 में इसके पावर्स एंड फंक्शंस को और एक्सटेंड किया गया और आईपीसी के अंडर 91 सेक्शंस में आने वाले ऑफेंसेस को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया। साथ ही साथ 16 और दूसरे सेंट्रल एक्ट्स में भी इसके पावर्स एंड फंक्शंस को एक्सटेंड किया गया। कौन कौन से एक्ट हो सकते हैं या कौन से ऐसे सेक्शंस आईपीसी के हो सकते हैं? वो सारे करप्शन रिलेटेड मैटर्स होंगे, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला एक्सेट्रा। उन सारी चीज़ों के लिए भी पावर्स इनके एक्सटेंड कर दिए गए, बिसाइड्स द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947। अब तो ये और अपग्रेड हो चुका है अमेंडमेंट के बाद और बदल चुका है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। ठीक है, सो प्राइमरी जो पावर इनको मिलता है वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से मिलता है, लेकिन और भी दूसरे क्रिमिनल मामलों में CBI यानी कि दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट इन्वेस्टिगेट कर सकती है। ठीक है, फिर 1963 में संथनाम कमेटी आती है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन को लेकर और CBI का गठन कर दिया जाता है रेजोल्यूशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से। यानी कि ये नाम दे दिया जाता है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट को CBI। ठीक है, और
पहले वो होम अफेयर्स के अंडर में थी और बाद में इसको मिनिस्ट्री ऑफ पर्सन के साथ अटैच कर दिया गया, ठीक है। बट सीबीआई का रोल लगातार क्रिटिसाइज होता रहता था क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता था और ये अक्सर एलिगेशन लगाया जाता था कि सीबीआई का मिसयूज़ करती है सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ओपोनेंट्स के खिलाफ, ठीक है, अपने ओपोनेंट्स के खिलाफ यूज़ करती है। आज भी ये बात लगातार एलिज करी जाती है ना। इसलिए 1964 में आया एक सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसी आया करप्शन एक्सेट्रा जैसी चीज़ों की विजिलेंस के लिए, निगरानी रखने के लिए, और इस सीवीसी को बना दिया गया सुप्रिटेंडिंग एजेंसी। ये सुप्रिटेंडेंस रखेगी सीबीआई के ऊपर किन मामलों में? करप्शन से रिलेटेड मामलों में, ठीक है। और सीवीसी को हमने बहुत अच्छे से प्रीवियस लेक्चर में कवर किया है, 3 लेक्चर्स में हमने सीवीसी पर एक पूरा वीडियो बनाया है जिसमें सीवीसी एक्ट को डिटेल में डिस्कस किया है। आपने यदि अब तक वो नहीं देखा है तो उसे जाकर ज़रूर देखें। सीबीआई एपीपी एग्ज़ाम के लिए सीवीसी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो कुल मिलाकर अब सीवीसी एक गाइडिंग और एडवाइजिंग बॉडी हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो करप्शन रिलेटेड सारे मामलों में सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करेगी, और वही सीवीसी सुप्रिटेंडेंस रखेगी सीबीआई पर करप्शन वाले मामलों में जब सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगी। ऑलराइट, तो आइए अब हम देखते हैं इसके प्रोविजंस क्या क्या हैं और किस तरह से दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट फंक्शन करती है। तो सबसे पहले इसका प्रियम्बल देखते हैं, इसकी उद्देशिका देखते हैं। ये कहती है एन एक्ट टू मेक प्रोविजन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पेशल पुलिस फोर्स फॉर इन दिल्ली, ठीक है, क्योंकि ये दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट था। फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस इन यूनियन टेरिटरी, यानी इसके फंक्शंस यूटी पर भी एक्सटेंड होते हैं। फॉर द सुप्रिटेंडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सेड फोर्स एंड फॉर द एक्सटेंशन ऑफ अदर एरियाज ऑफ पावर एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ द सेड फोर्स इन रिगार्ड टू इन्वेस्टिगेशन ऑफ द सेड ऑफेंस। तो प्राइमरी टास्क क्या है सीबीआई का या दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट का? इन्वेस्टिगेशन करना सर्टेन ऑफेंसेस में, ठीक है। ये इसका प्रियम्बल है। सेक्शन 1 देख लेते हैं। सेक्शन 1 जो है वो कहता है दिस एक्ट में बी कॉल्ड दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। जैसा मैंने आपको बताया ये ब्रिटिश इंडिया में ही आ चुका था और ये अब होल ऑफ इंडिया पर एक्सटेंड होता है, ठीक है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिलिमिनरी क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 1A अमेंडमेंट से जोड़ा गया जो कि इंटरप्रिटेशन सेक्शन है, तो सिंपली ये कहता है कि वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस यूज इन एंड नॉट डिफाइंड बट डिफाइंड इन सीवीसी एक्ट 2003 शैल हैव द सेम मीनिंग्स। अर्थात सीवीसी में जो डेफिनीशन क्लॉज है वो एग्जैक्टली अप्लाई होगी डीएसपीई एक्ट पर, ठीक है। जो भी डेफिनीशन सीवीसी एक्ट में दी हैं वे ही इस एक्ट के लिए भी मानी जाएंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, जो बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, कॉन्स्टिट्यूशन और पावर्स की बात करता है, ठीक है। तो ये कहता है नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग इन द पुलिस एक्ट ऑफ 1861। आप जानते हो हमारे देश की पुलिस आज भी पुलिस एक्ट 1861 से गवर्न होती है। पुलिस का प्राइमरी टास्क होता है मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, और पुलिस किसके सबऑर्डिनेट होती है? स्टेट गवर्नमेंट के। स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, हाउएवर इट इज ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, बट प्राइमरीली पुलिस इज अंडर द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। लेकिन ये जो एक्ट है ये एक सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को बनाता है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूट अ स्पेशल पुलिस फोर्स टू बी कॉल्ड डीएसपीई, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। सब सेक्शन 2 पर आते हैं। आगे देखते हैं क्या है। सब्जेक्ट टू एनी ऑर्डर्स
which the central government may make in this behalf, member of the said police establishment have throughout any union territory in relation to investigation of such offences and arrest of person concerned in such offences all the powers, duties, privileges and liabilities which police officer of that duty have in connection with the investigation of offences। यदि किसी यूनियन टेरिटरी में डीएसपी काम कर रहा है तो उस यूनियन टेरिटरी की पुलिस जैसे सारे पावर्स, प्रिविलेजेस उनके होंगे और सारी ड्यूटीज़ और लाइबिलिटीज़ भी सेम होंगी। ये कहता है सबसेक्शन 2। आगे बढ़ें और सबसेक्शन 3 देखते हैं। Any member of the said police establishment of or above the rank of sub-inspector may, subject to any order which the central government may make in this behalf, कौन देगा ये order? Central government, exercise in any union territory any of the powers of the officer in charge of police station। एक SI रैंक से ऊपर का अधिकारी या फिर दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट का कोई भी अधिकारी एक SHO जैसे ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन जैसे पावर एक्सरसाइज कर सकता है। ठीक है, कब? जब सेंट्रल गवर्नमेंट किसी ऑर्डर से उसको ये पावर असाइन करे। ठीक है, ये था सेक्शन 2। अब देखते हैं सेक्शन 3, ऑफेंसेस टू बी इन्वेस्टिगेटेड बाय। कब कर सकता है? जब सेंट्रल गवर्नमेंट उनको ये पावर्स या फंक्शंस असाइन करेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं सेक्शन 3 पर, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 3 कहता है ऑफेंसेस टू बी इन्वेस्टिगेटेड बाय स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा स्पेसिफाई करेगा ऑफेंसेस या क्लासेस ऑफ ऑफेंसेस को जो कि दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट द्वारा इन्वेस्टिगेट की जाएंगी। वो मामले या वो अपराध जिन पर दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत DSPE जो है वो अन्वेषण कर सकता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगा नोटिफिकेशन से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और सेक्शन 4 देखते हैं। सेक्शन 4 कहता है सुपरिटेंडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट। तो इसका सुपरिटेंडेंस जो है जब ऑफेंसेस रिलेटेड टू प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का होगा, जब प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से रिलेटेड ऑफेंसेस को DSP इन्वेस्टिगेट कर रहा होगा, सो सुपरिटेंडेंस किसके पास वेस्ट करेगा? कमीशन के पास। यहाँ कमीशन का मतलब है CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ठीक है, तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन वाले सारे मामलों में कौन सुपरवाइज करेगा? CVC। ठीक है, सबसेक्शन 2 कहता है same as otherwise provided in subsection 1, the superintendence of the said police establishment in all other matters shall vest in central government। यदि कोई और अन्य मामले पर इन्वेस्टिगेट कर रहा है एक्सेप्ट द वन मेंशन्ड इन सबसेक्शन 1, तब किसके अंडर में ये आएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के। यही सारा विवाद का मुद्दा बनता है हमेशा। ठीक है, क्लॉज 3 पर सबसेक्शन 3 पर आते हैं। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सेड पुलिस एस्टेब्लिशमेंट शेल वेस्ट इन द ऑफिसर अपॉइंटेड इन दिस बिहाफ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट हेयर इन आफ्टर रेफर्ड टू एज डायरेक्टर। तो कौन होगा इसका एडमिनिस्ट्रेटर? डायरेक्टर, जिसको हम पॉपुलरली कहते हैं डायरेक्टर, CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्टर। ठीक है, तो और इन डायरेक्टर के पावर्स या फंक्शंस कैसे होंगे? उनके पावर्स एंड फंक्शंस वही होंगे जो एक IG के होते हैं, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के जो पावर्स होते हैं वे ही पावर डायरेक्टर CBI के हाथ में वेस्ट होंगे। ठीक है, ये कहता है सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 4। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डायरेक्टर के हाथ में होगा। 4A पर आ जाते हैं। ये 4A बाद में अमेंडमेंट से जोड़ा गया।
वो कमेटी कौन होगी जो डायरेक्टर को अपॉइंट करेगी, ठीक है। तो डायरेक्टर को अपॉइंट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा ऑफ कोर्स, ठीक है। यहाँ पर प्रेसिडेंट नहीं टर्म यूज किया गया है, टर्म यूज जस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। जनरली सेंटर लेवल के सारे अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, बट यहाँ पर प्रेसिडेंट नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट करती है डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट। बट ये जो अपॉइंटमेंट होता है ये एक कमेटी की रिकमेंडेशन पर होता है, एक समिति की अनुशंसा पर होता है। कौन कौन मेंबर्स होते हैं उस समिति में, द प्राइम मिनिस्टर एज चेयरपर्सन, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर एज चेयरपर्सन, प्रधानमंत्री उसके अध्यक्ष होंगे। मेंबर होंगे उसके लीडर ऑफ ऑपोजिशन रिकॉग्नाइज्ड इन हाउस ऑफ पीपल, ठीक है। हाउस ऑफ पीपल यानी लोकसभा में जो लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे वो मेंबर होंगे। पर आप जानते हो अभी फिलहाल कोई भी रिकॉग्नाइज लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है लोकसभा में, क्योंकि एक परसेंटेज ऑफ सीट सिक्योर करनी होती है तब ही लीडर ऑफ अपोजिशन की रिकॉग्निशन मिलती है। दैट इज 10% ऑफ द टोटल सीट्स इन लोकसभा। वो जो लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी उसके पास उतनी सीट्स नहीं है, इसलिए लीडर ऑफ अपोजिशन टू लोकसभा नहीं है। ऐसी कंडीशन में लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इन दैट हाउस जो है उसको मेंबर बना दिया जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं फिलहाल सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी कौन सी है और उनके लीडर टू लोकसभा कौन है, ठीक है। क्लॉज सी पर आए, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और एनी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट नॉमिनेटेड बाय हिम। या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया स्वयं होंगे या फिर वे किसी एक सुप्रीम कोर्ट के जज को नॉमिनेट कर देंगे कि हमारी जगह ये इस कमेटी के मेंबर होंगे। तो ये 3 लोगों की कमेटी रिकमेंड करती है डायरेक्टर कौन होगा, ठीक है। सब सेक्शन 2 देखते हैं, नो अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर शैल बी इनवैलिड मेयरली फॉर अ रीजन ऑफ एनी वैकेंसी और एब्सेंस ऑफ मेंबर्स इन द कमिटी। यदि कोई वैकेंसी है, कोई एक मेंबर नहीं है या फिर एब्सेंट है तो ये नहीं माना जाएगा कि अपॉइंटमेंट इनवैलिड है, ठीक है। सब सेक्शन 3 पर आ जाएं। सब सेक्शन 3 एक तरह से रिक्विजिट्स या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करता है डायरेक्टर की। द कमिटी शैल रिकमेंड द पैनल ऑफ ऑफिसर ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी, इंटेग्रिटी एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। सीनियरिटी, इंटेग्रिटी एंड एक्सपीरियंस किन मामलों में, एंटी करप्शन केसेस में। एंटी करप्शन केसेस में जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, जो अनुभवी अधिकारी हैं और जो सदचरित्र किस्म के अधिकारी हैं उनको प्रेफर किया जाएगा। एंड बी, कौन से रैंक के अधिकारी हो सकते हैं जिनको इसका डायरेक्टर बनाया जा सकता है। सो दोज ऑफिसर शैल बिलोंग टू इंडियन पुलिस सर्विस। इंडियन पुलिस सर्विस के अधिकारियों को ही डायरेक्टर बनाया जा सकता है। स्टेट पुलिस सर्विस के ऑफिसर्स को नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि ये क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट एक बॉडी है ना। तो इंडियन पुलिस सर्विस आप जानते हो, IPS एक ऑल इंडिया सर्विस होती है, एस्टेब्लिशमेंट अंडर 1951 का एक्ट, ठीक है। उन लोगों को डायरेक्टर बनाया जाएगा। ये था सेक्शन 4A। 4B पर आ जाए। 4B टर्म्स एंड सर्विस कंडीशंस की बात करता है डायरेक्टर के कि क्या क्या उनकी कंडीशन सर्विस होंगी, ठीक है। तो सबसे पहला जो सब सेक्शन है वो इनके टेन्योर की बात करता है और कहता है द टेन्योर शैल नॉट बी लेस देन 2 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ अज्यूमिंग ऑफिस। जिस डेट से वो ऑफिस में एंटर हो रहे होंगे से कम 2 साल तक वो ऑफिस होल्ड करेंगे। और दूसरा क्लॉज जो है वो कहता है द डायरेक्टर शैल नॉट बी ट्रांसफर्ड एक्सेप्ट विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द कमिटी रेफर्ड टू इन सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 4A। जो एक कमिटी है जो
अपॉइंटमेंट के लिए रिकमेंडेशन देती है पीएम, लीडर ऑफ ऑपोजिशन एंड सुप्रीम कोर्ट के जज या सीजेआई, उसी कमिटी के रिकमेंडेशन पर ही ट्रांसफ़र हो सकता है। ये जो 4B है एक तरह से सीबीआई की ऑटोनॉमी को इंश्योर करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी ऑफ टर्म को इंश्योर करने के लिए दिया गया है। फाइन, आगे बढ़ते हैं। 4BA देखते हैं। 4B डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन की बात करता है। अभियोजन निर्देशक, देयर शैल बी अ डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन headed by a director who shall not below the rank of joint secretary to the government of India। joint secretary to government of India से below rank का कोई भी ऑफिसर डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन नहीं बन सकता। प्रोसिक्यूशन आप जानते हो अभियोजन, ठीक है, अभियोजन क्रिमिनल मामले में केस को इनिशिएट एक प्रोसिक्यूटर करता है और वो प्रोसिक्यूटर इसी डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन के सबऑर्डिनेट होता है। ठीक है, सबसेक्शन 2 कहता है द डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल फंक्शन अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ एंड कंट्रोल ऑफ द डायरेक्टर। यही बात मैंने अभी प्रीवियसली कही कि वो किसके अंडर काम करता है, डायरेक्टर के सबऑर्डिनेट होता है। सबसेक्शन 3 कहता है द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट द डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सीवीसी के रिकमेंडेशन पर डायरेक्टर अपॉइंट होंगे। ठीक है, और सबसेक्शन 4 कहता है द डायरेक्टर शैल नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्रेरी कंटेंट इन द रूल रिलेटिंग टू हिज कंडीशंस ऑफ सर्विस, ये हिज है। ठीक है, continue to hold office for a period of not less than 2 years from the date of his entering into office। तो इनको भी कम से कम 2 साल का पीरियड सिक्योर किया है इन द ऑफिस। ठीक है, 4C पर आ जाते हैं। 4C बात करता है अपॉइंटमेंट फॉर पोस्ट ऑफ सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड अबव एक्सटेंशन एंड कर्टेलमेंट ऑफ देयर टेन्योर एक्सेट्रा। तो कौन अपॉइंट कर सकता है? ऑब्वियस है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है ये सारे ऑफिसर। वो सारे ऑफिसर जो एसपी रैंक के होंगे बट नॉट डायरेक्टर। ठीक है, एक्सेप्ट डायरेक्टर। डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के प्रोविजंस हम प्रीवियसली देख चुके हैं। ठीक है, और इनके टेन्योर के एक्सटेंशन या कर्टेलमेंट के लिए भी एक कमिटी अपॉइंट होगी। ठीक है, हमने देखा था डायरेक्टर जो होगा वो आईजी रैंक के इक्विवेलेंट माना जाएगा। तो एसपी इज सबऑर्डिनेट टू आईजी। ठीक है, तो डायरेक्टर के नीचे और भी कई सारे सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स होते हैं, जॉइंट डायरेक्टर एक्सेट्रा, वो सब एसपी रैंक के ऑफिसर्स होंगे। उनके लिए रिकमेंडेशन कौन करेगा? तो वो एक कमिटी होगी जिसमें सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर चेयरपर्सन होंगे। आप जानते हो क्यों? क्योंकि सीवीसी सुपरवाइज करता है सीबीआई को। विजिलेंस कमिश्नर्स मेंबर होंगे। और दूसरे मामलों में अदर देन करप्शन किसके सबऑर्डिनेट होता है सीबीआई? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के। तो सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, ये। और फाइनली डीओपीटी जो होता है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, सेक्रेटरी उस डिपार्टमेंट के जो होंगे वे भी मेंबर होंगे। ठीक है, ये कमिटी जो है एसपी रैंक के ऑफिसर्स को अपॉइंट करती है सीबीआई में या डीएसपीई में, एक्सेप्ट द डायरेक्टर। इसको आप याद रखिएगा। एंड अगेन इसमें एक छोटा सा प्रोविजियो दिया हुआ है। प्रोविजियो ये कहता है कि ये जो कमिटी होगी ये किससे कंसल्ट करेगी अपने रिकमेंडेशन देने के पहले? डायरेक्टर से। ठीक है, द डायरेक्टर ऑफ सीबीआई शैल बी कंसल्टेड बिफोर गिविंग रिकमेंडेशन। ठीक है, और जब ये कमिटी सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट शैल पास सच ऑर्डर। दैट मीन्स ये रिकमेंडेशन जो है बाइंडिंग होंगे, ना कि डिस्क्रिशनरी होंगे। ठीक है, ये था सेक्शन 4C। 5th पर आ जाते हैं। सेक्शन 5 कहता है एक्सटेंशन ऑफ पावर्स एंड ज्यूरिसडिक्शंस ऑफ स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट टू अदर एरियाज। शुरुआत में हमने देखा था कि ये दिल्ली में था, फिर यूटीज़ में एक्सटेंड किया गया और अब तो ये पूरे कंट्री पर एप्लीकेबल होता है। तो देखिए, द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय
ऑर्डर एक्सटेंड टू एनी एरिया इंक्लूडिंग रेलवे एरियाज। तो प्रिलिमिनरी का एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, क्या सीबीआई का ज्यूरिसडिक्शन रेलवे एरियाज पर एक्सटेंड होता है? यस, होता है। अ स्टेट नॉट बीइंग अ यूनियन टेरिटरी, यानी कि किसी स्टेट पर भी ये इसका ज्यूरिसडिक्शन एक्सटेंड हो सकता है। कब, किन मामलों में? इन्वेस्टिगेशन ऑफ एनी ऑफेंसेस, ठीक है। कौन से? जो सेक्शन 3 में दिए हुए हैं, उन सारे ऑफेंसेस के इन्वेस्टिगेशन का ज्यूरिसडिक्शन सीबीआई को मिला है सेक्शन 5 के सबसेक्शन 1 से। सबसेक्शन 2 देखते हैं, 2 क्या कहता है? When an order under subsection 1, the powers and jurisdiction of members of said police establishment are extended to such area, any member thereof, subject to any orders which the central government may make in this behalf, discharge the function of a police officer in that area, and shall, while so discharging such functions, be deemed to be a member of police force of that area and be vested with powers, functions and privileges subject to liability of police belonging to that police force। कुल मिलाकर यदि कोई मामला किसी ऐसे एरिया में सीबीआई को दिया जा रहा है तो सीबीआई के अधिकारियों को वो सारे पावर होंगे जैसे उस एरिया के पुलिस अधिकारी को होते हैं, ठीक है। एक ज़िले में जो एसपी का पावर होगा या एक सर्कल में जो सर्कल इंचार्ज का पावर होगा या एक स्टेशन हाउस ऑफिसर, पुलिस स्टेशन इंचार्ज का जो पावर होगा वो सारे वो एक्सरसाइज कर सकता है, ये कह रहा है सेक्शन 5। सेक्शन 5 का सबसेक्शन 3 देखते हैं। वेयर एनी सच ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 इज मेड रिलेशन टू एनी एरिया, देन विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2, एनी मेंबर ऑफ डीपीएसपी ऑफ और अबव रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। ध्यान देने वाली बात है, कौन से रैंक का अधिकारी होगा? सब इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी। क्यों? क्योंकि सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी ही इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कुछ तरह के मामले। ये बात आपने सीआरपीसी में पढ़ी होगी, ठीक है। तो सब्जेक्ट टू एनी अदर ऑर्डर्स विच द सेंट्रल गवर्नमेंट मे मेक इन दिस बिहाफ, एक्सरसाइज द पावर ऑफ द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन इन दैट एरिया, एंड व्हेन एक्सरसाइजिंग सच पावर shall be deemed to be an officer in charge of police station discharging the functions of such officer within the limit। यानी कि वही बात है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कही थी कि सब इंस्पेक्टर रैंक से नीचे का अधिकारी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब इंस्पेक्टर रैंक से नीचे का अधिकारी ऑफिसर इंचार्ज नहीं बनाया जाता है पुलिस थाने का, ठीक है। तो वो ऐसा सब इंस्पेक्टर दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट का एक पुलिस स्टेशन के इंचार्ज जैसे भी फंक्शन कर सकता है, ठीक है। सिंपल है, इतना कुछ खासा पॉइंट ये है नहीं। आगे बढ़ते हैं और 6th सेक्शन देखते हैं जो कि टेक्निकली लास्ट सेक्शन है इस दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का। सेक्शन 6 कहता है कंसेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू एक्सरसाइज ऑफ पावर एंड ज्यूरिसडिक्शन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन। ये कहता है नथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 5 शैल बी डीम्ड टू एनेबल एनी मेंबर ऑफ DSPE to exercise power and jurisdiction in any area in a state not being a union territory of railway area without the consent of government of the state। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट के बाद ही उस स्टेट में CBI इन्वेस्टिगेट कर सकती है। इसका रीज़न बिल्कुल सिंपल ये है कि स्टेट की अपनी पुलिस होती है, दैट पुलिस इज असाइन द टास्क ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, ठीक है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए विदाउट द कंसेंट ऑफ स्टेट। एक रीसेंट एग्जाम्पल इसका आपने देखा होगा, एक मामले की जांच CBI को सौंप दी गई थी बंगाल में, एंड देयर वाज अ कॉन्फ्रंटेशन बिटवीन CBI एंड वेस्ट बंगाल पुलिस। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि विदाउट द कंसेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट CBI को इन्वेस्टिगेट करने की पावर ना दिए जाए। और उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यही बात रीइटरेट की थी। ठीक है,
रिइटरेट की थी कि भाई स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट भी लेना ज़रूरी होगा, ठीक है, वरना हमारे देश का फेडरल सेटअप खतरे में पड़ सकता है। तो ये था सेक्शन 6 ए जो है वो अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू कंडक्ट इंक्वायरी ऑन इन्वेस्टिगेशन की बात करता था। लेकिन 2014 में एक केस हुआ, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस डायरेक्टर ऑफ सीबीआई एंड अनदर। इस केस में सेक्शन 6A को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्टक डाउन कर दिया, तो अब इसे पढ़ने की हमें आवश्यकता नहीं है। ये था हमारा दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट। आई होप ये एक्ट आपको समझ में आया होगा। यदि कोई भी डाउट आपको इस एक्ट से रिलेटेड है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। आप चैनल पर यदि नए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब करें, और जो भी आपके दोस्त एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ इसे शेयर ज़रूर करें, और हमारे साथ जुड़े रहें इसी तरह के अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। दिस इज़ मी वरुण प्रधान साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।